हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति व्यवस्था। इसमें आज हम देखेंगे नागरिकता, जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक हो गया। तो भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं नागरिक, एक रहते हैं विदेशी। ठीक हो गया। नागरिक वे होते हैं जिनको यहाँ पर सारे अधिकार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। परंतु विदेशियों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, या सारे मूल अधिकार जो हैं वह प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ ही अधिकार जो होते हैं जो विदेशियों को यहाँ भारत में प्राप्त होते हैं। उसमें भी जो शत्रु राष्ट्र होता है, अब शत्रु राष्ट्र कौन होगा? जिस राष्ट्र के साथ हमारा युद्ध चला होगा, मतलब जिस राष्ट्र के साथ भारत का युद्ध चला होगा वो आ जाएगा शत्रु राष्ट्र में। तो ऐसे राष्ट्र के लोगों को अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ठीक हो क्या? जैसे अब अनुच्छेद 22 कहता है कि कोई भी नागरिक अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका बिना गिरफ्तार के कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 24 घंटे के अंतराल में उसको किसी निचली अदालत या मजिस्ट्रेट के पास क्या करना होता है, पेश करना होता है। परंतु यह अधिकार शत्रु राष्ट्र के नागरिकों के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। इसमें आता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक हो गया। इसको हम आगे जाकर के मूल अधिकारों में भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, इसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। यह सिर्फ नागरिकों को ही क्या होता है, प्राप्त होता है। विदेशियों को अनुच्छेद 15 के का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता। अब इसको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक हो गया, कोई भी नागरिक अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो उनको क्या किया जाएगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। परंतु यह अधिकार विदेशी को नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विदेशी व्यक्ति को यहाँ पर सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार नहीं होता है, या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यह सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है, अब हम किसी भी विदेशी को इसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि विदेशी आकर के यहाँ पर क्या करे, धरना दे, प्रदर्शन दे, देश के लिए क्या करे, कि देश के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर दे। ठीक हो गया। तो इस कारण से अनुच्छेद 19 भी उसे नहीं दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। यह भी सिर्फ किसको दिया जाता है, नागरिकों को ही दिया जाता है। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30, ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछता है पेपरों में कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। उसके बाद है कि जो नागरिक होगा उसको ही सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में, मतलब संसद, विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में सिर्फ नागरिकों को ही वोट देने का क्या होता है, अधिकार होता है। इसमें किसी भी अन्य विदेशी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति नागरिक है और वो वयस्क है, यानी कि 18 साल से ऊपर की आयु उसने प्राप्त कर चुका है, तो उसको भी वोट देने का यहाँ अधिकार है। यह सिर्फ नागरिकों को ही। और सार्वजनिक पदों पर भी, जो सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गए, तो इन पदों पर भी सिर्फ नागरिकों को ही क्या है, बैठने का अधिकार है। इन पदों के लिए नागरिक ही क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और भारत में राष्ट्रपति कोई भी नागरिक जन्म से या अन्य तरीकों से जिसने नागरिकता ग्रहण की है वह राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति केवल जन्म के आधार पर ही नागरिकता वाला बन सकता है। ठीक हो गया। भारत में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो वह या तो जन्म से यहाँ का होना चाहिए या उसने किसी अन्य तरीके से नागरिकता ग्रहण की होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। परंतु अमेरिका में क्या होता है कि अगर व्यक्ति जन्म से नागरिकता उसको ग्रहण है तो वही क्या होगा, वहां का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और किसी अन्य कारण से अगर उसको नागरिकता कहीं बाहर का किसी दूसरे देश का था, उसको फिर
अमेरिका में आ गया और उसके बाद उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, क्या होगा कि उसको वहां पर जन्म लेना होगा, तभी उसको वहां का राष्ट्रपति बनाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार हमें 4 प्रकार से क्या होता है, नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8। इन 4 अनुच्छेदों के तहत हमको नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 जो कहता है वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थायी तौर पर निवास कर रहा हो, यानी कि स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो और इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता हो। एक ही कंडीशन, इनमें से तीनों में से कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको फुलफिल करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो पहला कहता है कि जन्म भारत में हुआ हो। ठीक होगा, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें एक अपवाद ये रहता है कि हो सकता है कि कोई यहाँ पर विदेशी रहता हो और उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया है, तो उस कारण से भी उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया, उसमें भी एक कंडीशन रहती है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में क्या होना चाहिए, एक जन्म हुआ होना चाहिए किसी एक का, तभी उसको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ठीक हो गया, या किसी विदेशी ने भारत में क्या कर दी है, शादी कर दी है किसी से, तो उस आधार पे भी उसको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उससे बच्चे प्राप्त होंगे तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि माता पिता में से किसी भी एक का जन्म क्या होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, उसके बच्चों को भी क्या हो जाएगा, फिर नागरिकता दी जाएगी। तीसरी कंडीशन कहती है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से उसने भारत में क्या करना चाहिए, निवास किया होना चाहिए। ठीक हो गया, जैसे संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले 5 वर्ष पहले से वह भारत में रहता होगा तो उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद 5 के तहत दिया जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक हो गया, पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक का जन्म या किसी भी इनमें से एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले अगर उनका जन्म हुआ है तो इनमें से किसी भी एक शर्त के आधार पर उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया। अब कंडीशन इसमें क्या रखी गई है, इसमें 2 शर्तें ये रखी गई हैं। पहले तो ये है कि उसने 19 जुलाई 1948 से पहले क्या होना चाहिए, अपने आने की तिथि से भारत में निवास किया होना चाहिए। ठीक हो गया, उसकी आने की तिथि क्या होगी, 19 जुलाई 1948 से पहले उसने क्या किया होना चाहिए, भारत में निवास किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। ठीक हो गया, इसके बाद अगर वह आया हो तो उसके बाद 19 जुलाई के बाद आया तो उसको यहाँ पर पहले 6 महीने क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अगर इसके बाद आया है तो उसको पहले 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद वह पंजीकरण के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक हो गया, अपना पंजीकरण वह करा सकता है। ये 2 कारणों के आधार पर अनुच्छेद 6 के तहत उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है यदि कोई व्यक्ति, ठीक हो गया, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो। ठीक हो गया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले 1 मार्च 1947 तक कह दिया गया था कि आप अगर भारत में रहना चाहो तो आप भारत में रह सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो। ठीक हो गया, जो जहाँ गया था उसको सीधे ही क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। परंतु अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गया हो, ठीक हो गया, पहले वो भारत में था यानी कि उसको यहाँ की नागरिकता दी गई होगी, फिर उसके बाद वो यहाँ से क्या हो गया, चले गया, परंतु अब वो क्या करना चाह रहा है, दोबारा से भारत में वापस आना चाह रहा है, यहाँ लौटना चाह रहा है। ठीक हो गया, तो उसको पंजीकरण के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। उसमें भी उसको 6 माह पहले, ठीक हो गया, 6 माह पहले उसको भारत में निवास करना अनिवार्य है। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया, यह कहता है अनुच्छेद 7। उसके बाद आता है अनुच्छेद 8। ठीक हो गया, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में पैदा हुए, ठीक हो गया, भारत में उनका जन्म हुआ हो लेकिन अब वह भारत से बाहर है। ठीक हो गया, 15 अगस्त 1947 से पहले माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और
उसके बाद वह यहाँ से चले गए हों और अब वो क्या करना चाह रहे हैं, दोबारा से भारत में आना चाह रहे हैं, यहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो अनुच्छेद 8 के तहत उनको भी क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक हो क्या। अब अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, ठीक हो गया, यदि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक किसी अन्य देश की क्या कर लेता है, नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता भारत में अगर वह रहेगा होगा तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। ठीक हो क्या। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं दूसरे देश में चले गया और वह अब वहीं रहना चाहता है, वहां की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 के तहत होगी। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही होंगे। ठीक हो गया। जो संसद नागरिकता के लिए अधिकार बनाएगी वही क्या होंगे, मान्य होंगे। ठीक हो गया। ये कहता है अनुच्छेद 10। अब अनुच्छेद 11 कहता है संसद को यह शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन या समापन के बारे में कानून बना सकती है। मतलब कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर सकती है या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, संसद करती है। ठीक हो गया। प्रश्न ये पूछता है कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह नागरिकों की नागरिकता समाप्त या नागरिकता दे सकती है। ठीक हो गया। तो यह सिर्फ एक अधिकार है संसद को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है कि इस शक्ति के आधार पर, ठीक हो गया, संसद ने इस शक्ति के प्रयोग के आधार पर, इनके अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार बनाया था, जिसमें 5 प्रावधान किए गए थे। ठीक हो गया। 5 प्रावधान ये थे कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर क्या हो सकता है, यहाँ पर नागरिक बन सकता है। जन्म के आधार पर मैंने आपको समझा दिया है। और वह वंश के आधार पर भी नागरिक बन सकता है। इसके आधार पर भी मैंने बता दिया कि माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म क्या होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, फिर भी उसको क्या कर दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद आता है कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, मतलब कि 1 मार्च के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने भारत से कोई बाहर है, वह दोबारा आना चाह रहा है, तो उसको पंजीकरण के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है देशीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिकता। ठीक हो गया। किसी भी व्यक्ति को देशीकरण या प्राकृतिक रूप से केंद्र के द्वारा क्या कर दी जाती है, नागरिकता दे दी जाती है, बशर्ते वह कोई अवैध रूप से भारत में न रह रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद आता है पांचवा ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र को ग्रहण करने के आधार पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे क्या हुआ था, 1962 में पुदुचेरी को क्या कर दिया गया था, भारत में मिला दिया गया था, तो उसके बाद वहां के नागरिकों को भी भारत में क्या कर दी गई थी, नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है। जैसे अगर भारत कहीं किसी दूसरे राष्ट्र का कोई हिस्सा अपने आप में मिला रहा है, तो वहां पर क्या होंगे, लोग रह रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ की नागरिकता भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है वह अपने आप में समा लिया गया है भारत के द्वारा, तो वहां के नागरिक भी तो यहीं के हो गए अपना, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया। यह अधिनियम आया था 1955। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक हो गया। और वर्तमान तक इसमें 6 बार क्या हुए हैं, संशोधन होते हैं, किसमें, नागरिकता अधिनियम। हो गया। तो प्रश्न पूछता है कि नागरिकता अधिनियम में अभी तक कितनी बार संशोधन किए गए हैं, तो अभी तक 6 बार संशोधन किए गए हैं। और जो सबसे नया संशोधन हुआ है वह हुआ है 2019 में, और इसे 10 जनवरी 2020 से क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक हो। ठीक है। तो ये थी आज की नागरिकता से संबंधित क्लास। इसके बाद हम मूल अधिकारों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।